बट क्राई अगर डिले हो गई है। 3 इडियट का वो सीन बड़ा फेमस है, लोगों के दिमाग में रहता है कि अच्छा बच्चे को पीछे से मारा था क्या, तो वो इसलिए मारा। पेरेंटिंग कैसे की जाए उसके लिए कोई बुक नहीं है, योर चाइल्ड इज़ योर बेस्ट बुक। वो आगे की पर्सनालिटी को डिसाइड करेगा कि बच्चा शांत होने वाला है, बच्चा ज़िद्दी होने वाला है, बच्चा एक्सट्रोवर्ट होने वाला है, क्या बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे, किसको हम एबनॉर्मल बोलेंगे। बच्चों को रियली ज़रूरत होती है या फिर पेरेंट्स बहुत फस कर रहे हैं? घर में भी जो बात की जाती है कि अच्छा इतनी एज हो गई, इसने चलना शुरू नहीं किया, इसने बोलना शुरू नहीं किया। लड़कियां थोड़ा जल्दी चलना शुरू करती हैं, लड़के थोड़ा टाइम लेते हैं। व्हाट आर द थिंग्स दैट पीपल शुड नो जो पेरेंट्स को शायद पता ही नहीं है? और आप जितना ग्राउंडिंग लेवल पे पेरेंटिंग करोगे इन 0 to 2 ईयर्स तक, उतना स्ट्रॉन्ग आपका बच्चा इमोशनली बन जाएगा। मॉल की जगह पे पार्क्स लेके जाइए। डांटना नहीं आई है, एग्री, या मारना नहीं है, आवाज ऊंची करने की भी जरूरत नहीं है। अप टू 6 ईयर्स आई वुड से, अप टू 6 ईयर भूल जाओ दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया में बच्चे क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या देख रही है क्या नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर फोकस करते हुए। हाय एवरीवन, वी आर बैक एक और एपिसोड के साथ एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस एपिसोड, यू नो, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं बच्चों के ग्रोथ माइलस्टोन्स के बारे में। बच्चे वॉकिंग कर रहे हैं या नहीं, दे हैव स्टार्टेड रोलिंग और नॉट, दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग और नॉट। यही सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने के लिए, जैसे बच्चे को हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं, हम बच्चे के साथ इमोशनली कनेक्ट कैसे करें इन अ मीनिंगफुल वे, ये सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए टुडे वी हैव डॉक्टर श्वेता शर्मा. She has been a clinical psychologist for 18 years plus. She is also the founder of Mansa Foundation. Hello doctor, how are you? Thank you so much. Thank you for having me. I'm fine. I'm emotionally doing well. Right. अगर हमें आपके वर्क को, like let's say for our audience to understand, you know, बहुत सारे, I don't know how many people would know कि clinical psychologist क्या होता है या so on. अगर आपके वर्क को सिंपली डिस्क्राइब करना हो फॉर आवर ऑडियंस, तो व्हाट इज दैट? Okay, so very important question because when you see clinical psychologist, people usually get confused. हम वो लोग हैं जो जिनको रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर में लाइसेंस दिया गया है कि आप असेसमेंट्स कर सकते हैं, आप डायग्नोसिस कर सकते हैं, आप साइकोथेरेपीज कर सकते हैं फ्रॉम चाइल्ड टू एल्डरली पीपल। मतलब आप 0 से स्टार्ट करके 80 और द मैक्सिमम एज यू कैन टेक ऑल द इश्यूज विच आर कमिंग, चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, चाहे वो न्यूरोसाइकोलॉजिकल हैं, चाहे वो बिहेवियरल इश्यूज हैं, चाहे वो ऑर्गेनिसिटी के कारण है, मतलब ब्रेन में कोई चोट लगी, कोई एक फंक्शन आपका होना बंद हो गया, तो न्यूरोसाइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन भी होता है। ऑल द पार्ट विल बी कवर्ड बाय द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस एज में यूजुअली मेडिसिन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। इट्स ऑल अबाउट द इमोशनल डेवलपमेंट, बिहेवियरल डेवलपमेंट, क्योंकि बच्चा ग्रो कर रहा है, वो एक क्लीन स्लेट है, वो स्टार्ट कर रहे हो आप कैनवास, वहाँ पे बिहेवियर थेरेपी की ज़रूरत है। या आप बोल सकते हो कि पेरेंटिंग कैसे की जाए उसके लिए कोई बुक नहीं है, योर चाइल्ड इज़ योर बेस्ट बुक। तो उसमें हेल्प करने के लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी काम आते हैं, कई बार पेरेंटिंग कोच भी आपने देखा होगा। हम पेरेंटिंग कोच तो नहीं है, हमारा काम ये होता है कि ये जो बिहेवियर आ रहा है वो हम प्री नेटल पीरियड से स्टार्ट करते हुए, मतलब जब बच्चा प्रेगनेंसी के टाइम माँ के वूम में था, माँ की हेल्थ कैसी थी, मूड कैसा था, उनका इन्वायरमेंट कैसा था, वहाँ से हमारे लिए वो स्टार्ट वहाँ से हो जाता है। वी डोंट काउंट एज फ्रॉम द एज ऑफ जिस दिन से वो दुनिया में आया है, हमारे लिए वो काउंट होती है एज जिस दिन से वो कंसीव हुआ है। तो उस एज से लेके अभी तक जिस एज में वो हमारे पास आ रहा है, क्या बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, किसको हम नॉर्मल बोलेंगे, किसको हम एबनॉर्मल बोलेंगे, या एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, तो वो हर एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होता चला जाएगा। बच्चों को रियली ज़रूरत होती है या फिर पेरेंट्स बहुत फस कर रहे हैं, या हम, मतलब आई एम ऑल्सो अ पेरेंट, आई एम ऑल्सो काउंटिंग माई सेल्फ इन इट? दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, दोनों चीज़ों में हाँ है, हाँ बच्चों को ज़रूरत भी होती है, पेरेंट्स फर्स्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज ऐसा नहीं है कि क्या इतने छोटे बच्चों को प्रॉब्लम्स नहीं होती, हाँ होती है। क्या पेरेंट्स फर्स्ट नहीं कर रहे? एक्चुअली बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बिकॉज पहले अवेयरनेस नहीं थी, अभी वो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। बट वो जिस चैनल से आ रही है, एग्जैक्टली जिस चैनल से आ रही है, मैं वो नाम नहीं लेना चाह रही थी। सो हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस। वो आपको और यू नो दैट क्यूरियोसिटी, दैट फियर, एंड कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केट इज़ वर्किंग ऑन द लेवल ऑफ फियर। जितना आप फियर बढ़ाओगे
लोग उतना ज़्यादा क्यूरियस होते जाएंगे। Right. तो सिमिलरली आपको वो छोटे छोटे पॉइंटर्स मिलते हैं, आपको वो पूरा सब कुछ नहीं मिलता है। तो पेरेंट्स का वो इशू आ जाता है कि अच्छा, अगर अब एक बात हुई कि अर्ली इंटरवेंशन इम्पॉर्टेंट है, तो कितना अर्ली इंटरवेंशन का मतलब क्या है? अगर मैं भी एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इंटरवेंशन स्टार्ट करूँगी, प्रॉपर क्लिनिकल इंटरवेंशन, 7 ईयर्स तक तो मुझे वेट करना होगा ना। 7 ईयर्स तक तो आप स्कोप तो दो बच्चे को। अब अगर आप 8 मंथ के बच्चे को, 12 मंथ के बच्चे को आपको ध्यान रखना है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आपको WHO से लिस्ट मिल जाती है गूगल पे, हर थ्योरी के अकॉर्डिंगली दिए हुए हैं कि घर में भी जो बात की जाती है कि अच्छा इतनी एज हो गई, इसने चलना शुरू नहीं किया, इसने बोलना शुरू नहीं किया, ये सब डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स है। 1 महीना, 2 महीना, कई बार 3-3 महीने भी होते हैं, हर बच्चे का डिफरेंट है। हाँ, और जेनेटिक ranges तो लंबे हैं ना, like walking can happen I think from हाँ, anywhere from 8 months to 15 months, ऐसा कुछ शायद 1 year to 15 months। 1 year to 15 हाँ, months, तब तक वो चलना, मतलब 8 मंथ से थोड़ा थोड़ा संभालना करना शुरू शुरू करें, करते हैं हाँ। बेसिकली। 6 मंथ में क्राउलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब अगेन जेंडर वाइज भी बहुत डिफरेंट है। लड़कियां थोड़ा जल्दी चलना शुरू करती हैं, लड़के थोड़ा टाइम लेते हैं। फिर डिपेंड करता है कि हो सकता है पर्सनालिटी डिफरेंट हो, बच्चा बहुत हाइपर एक्टिव हो, बच्चा बहुत क्यूरियस हो, तो उसमें वो जल्दी भी करना शुरू कर देता है। कई बच्चे क्राउलिंग भी नहीं करते हैं। तो ध्यान आपको देना है, ऑब्जर्व आपको करना है, लेकिन हर केस को हम क्लिनिकली डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए वो क्राइटेरिया ध्यान पे रखना है। तो यस, पेरेंट्स एक्चुअली फर्स्ट क्रिएट करते हैं, उन्हें वो डायग्नोसिस चाहिए होता है, तो वो Right. पहले तो पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, वो उन्हें समझा के भेजते हैं, फिर उन्हें लगता है हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। आप समझो, आप पेरेंटिंग के लिए खुद के लिए थेरेपी स्टार्ट करो, नॉट विद द चाइल्ड कि नहीं इसको ऐसे ही बनना है। हमें बच्चे को प्रोजेक्ट नहीं बनाना है। व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, वो हमारे लिए प्रोजेक्ट बन गया है कि आई वांट माय चाइल्ड इन द सर्टेन मैनर, बिकॉज देयर आर मैनी अवेलेबल बुक्स कि आप इन्वायरमेंट कैसे चेंज कर सकते हो, आप जो दोगे उसी के अकॉर्डिंग लर्निंग होगी। तो आप वो सारे रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, और फिर आपने उससे पूछा नहीं, आपने उसको समझा नहीं है। पूछने का तो अभी टाइम ही नहीं Scope है, ही वो नहीं तो है बोल ही नहीं रहा है, बट उसको समझा भी नहीं है ना। हमने उसे एक पाथ ऑलरेडी दे दिया है, हमने डिसाइड कर दिया see है। अब द पॉइंट इज ना कि ये थोड़ा इतना स्लिपरी स्लोप है ना, क्योंकि पेरेंट्स आर डूइंग विद 100% गुड इंटेंशन, वो तो वही बेस्ट करना चाह रहे हैं। आई थिंक उसके डीप डाउन एक ये वाला भी रहता है थॉट प्रोसेस कि आई विल डू बेटर देन माय चाइल्डहुड। तो मुझे एग्जैक्टली कि पहले क्या होता था कि बहुत लोग होते थे घर पे, तो कोई ना कोई बच्चे से बात कर रहा होता था, तो दैट्स अ मेजर लाइफस्टाइल शिफ्ट जिसकी वजह से डिलेड स्पीकिंग वगैरह वगैरह हो रही है। डू यू थिंक देर आर लार्ज लाइफस्टाइल चेंजेस ऑल्सो जिसकी वजह से मे बी अभी ये ज़्यादा हो रहा है, या पहले नहीं होता था, या हम पहले इग्नोर ही मार देते थे? पहले संभालने के लिए बहुत लोग होते थे, ठीक है, दैट आई अग्री, राइट। बच्चों को इस टाइम पे एनवायरनमेंट चाहिए, और वो इन्वायरमेंट, बिकॉज हम न्यूक्लियर फैमिली में हैं, टाइम हमारे पास में नहीं है, दैट इमोशनल बॉन्डिंग जिसमें आपको बच्चे के साथ 1-to-1 बात करनी है। बच्चों से बात करने का एक तरीका होता है, वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर है। हम किसी भी बच्चे को देखेंगे तो हमारी वो टोन चेंज हो जाती है, Right. हमारे वर्ड्स चेंज हो जाते You become हैं। happier. वो क्यों हो जाता था? बिकॉज हम उनकी समझ के अनुसार जाते थे। पहले हमें ये सिखाया नहीं जाता था, वो इन्वायरमेंट में ऑटोमेटिकली हो जाता था। अभी सब लोग बिजी हैं। देन आपकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी, जो एक वर्ड आपने बोला कि मेरा चाइल्डहुड जैसा रहा है उससे बेटर रहेगा, टेक्निकली आपका फिक्सेशन रहा है, राइट। आपने उस पर काम नहीं किया, आपने उसको एक तरीके से एक डिफेंस में लेके आ गए कि ये मैं अपने बच्चे के साथ नहीं होने दूंगी, आई हैव स्ट्रगल्ड, मैं ये नहीं होने दूंगी। ठीक है, मेरा बच्चा है, बट मेरे बच्चे में 50% DNA कहीं और से भी आया है, फिर मेरा एनवायरनमेंट उसका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है, उसकी अपनी एक पर्सनालिटी है जो अलग ही आई है। Right. तो वो बिल्कुल मेरे जैसा तो नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता। ठीक है, आप समझो, लेकिन आप समझ के पूरी तरीके से उसको ट्रांसफ़र मत करो। यू आर फीलिंग दैट इज़ योर प्रॉब्लम, दैट इज़ योर कॉन्फ्लिक्ट वेयर यू नीड टू वर्क। आज आपकी पर्सनालिटी एज एन एडल्ट, जब आप पेरेंट बनते हो, पेरेंट बनने के पहले एक पर्सनालिटी है ना, वो पर्सनालिटी बनने में सालों लगे हैं, 20 years 30 years, मिनिमम 20 years। तो अभी तो देखो पेरेंट्स आर बिकमिंग लाइक 27-30 इज द एज, इवन इन द लेट 30s, दैट इज़ क्वाइट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस एज तक हमारी अपनी एक पर्सनालिटी बन चुकी है। तो पहले हमें अपनी पर्सनालिटी समझना है, और उस दूसरी पर्सनालिटी को जो बनना शुरू हो रही है उससे वो स्कोप देना है। नहीं, 100% agree. I think
this is a very good thought and good that we are talking about it. Ki I think as parents we can work on ourselves more than Working on the project. बेचारा उसके लिए 0 to 2 years में जैसे इमोशनल लर्निंग या फिर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैसे हो रहा होता है, किस स्टेजेस में हो रहा होता है, व्हेन डू दे एक्चुअली स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, फीलिंग इमोशंस एंड सो ऑन? देखो 0 to 3 months इट्स मोर लाइक फीडिंग, टचिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कई बार हमें लगता है कि छोटे बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा. टच दे अंडरस्टैंड. टू टच इज़ द मेन लैंग्वेज टू हैव दैट इमोशनल बॉन्ड. वो टच को समझते हैं. वो ये नहीं समझते कि मेरी माँ का टच है, मेरे फादर का टच है. वो डेवलप हो रहा है. ठीक है. आफ्टर 3 months वो रिकॉग्नाइज करना शुरू कर सकते हैं. वहाँ पे आप पेरेंट्स से ज़्यादा केयर गिवर वर्ड यूज़ कर सकते हो. हु सो एवर द केयर गिवर, बिकॉज बच्चे के लिए आप उस समय पे सिर्फ प्रोवाइडर हो. राइट. ठीक है. कि उसे जब उसकी जो नीड है और उसके पास एक ही लैंग्वेज है, रोना. तो रोने को लेके भी कई बार पेरेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड उनके लिए कन्वर्स करने का कोई और तरीका है ही नहीं. द मोमेंट वो कॉर्ड कट हुई, द मोमेंट उसका अपना सर्वाइवल स्टार्ट हुआ, वो रोता है. और हम एक्चुअली सबसे पहला हमारा जो माइलस्टोन है वो बर्थ क्राई है. क्या बर्थ क्राई इमीडिएट था? रीज़न बिहाइंड इट कि अगर बर्थ क्राई डिले हो गया, मतलब वो ऑक्सीजन जो बच्चे को खुद लेना था, उसका पहला काम था कि आप दुनिया में आओगे, आप अपनी सांस खुद से लोगे. इसके पहले तो आपकी माँ से आप कनेक्टेड थे, यू वर गेटिंग फूड, यू वर गेटिंग ऑक्सीजन, एवरीथिंग. अब आपको मैंने छोड़ा है, आपको दूर किया गया है. आप उस शेल से, उसके लिए वो शेल है वो पूरी तरीके से कवर्ड है जहाँ से उसको कट किया गया है. राइट. वो रोया टाइम से, तो इमीडिएटली वो ऑक्सीजन ब्रेन में गई. ब्रेन डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली टाइम पे शुरू हो जाएगा, कोई डिले नहीं होगा. बर्थ क्राई अगर डिले हो गई है, 5 मिनट भी अगर डिले है, वो 2 से 5 मिनट का भी फ़र्क है, वो डिले लेके आएगा. ठीक है. सो दैट इज़ वन थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड. कई बार हमें पैटिंग भी करनी पड़ती है बच्चों को. 3 Idiot का वो सीन बड़ा फेमस है, लोगों के दिमाग में रहता है कि अच्छा बच्चे को पीछे से मारा था क्या. तो वो इसलिए मारा था कि कई बार अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं कवर कर पा रहा है, तो फिजिकली हमें पुश करना पड़ता है कि बच्चे का वो सिस्टम कवर हो जाए. बेबी बन गया है, फिजियोलॉजिकली बन गया है, अब हम उसे इंडिपेंडेंट एंटिटी की तरह वर्ल्ड में लेके आ रहे हैं, इसलिए उसे बर्थ बोलते हैं. बट देखा जाए तो उसका ओरिजिन कब हो चुका है? द मोमेंट आपने कंसीव किया. लेकिन वो आपकी टेक केयर में चल रहा है, वहाँ तक इतना प्रॉब्लम नहीं. तभी माँ बहुत प्रीशियस रहती है उस समय पे. हम सारी चीज़ें माँ के लिए कर रहे होते हैं. अब यहाँ से स्टार्ट करने के बाद में 0 to 2 तक आप प्रोवाइडर हो, क्योंकि उसको हेल्प तो चाहिए. 0 to 2 years? नहीं, 0 to 2 months तक. 0 to 2 months अभी वी आर टॉकिंग अबाउट द 0 to 12 months आप लेके चलो. तो 0 to 2 तक आप प्रोवाइडर हो, दैट्स इट. वो रो रहा है, उसको गर्मी लग रही है, बिकॉज आप देखोगे बच्चे को हम कवर करके रखते हैं, पूरा फोल्ड करके रखते हैं, क्योंकि वो कवर्ड ही था, उसके लिए बहुत कम स्पेस था. वो एकदम से हाथ पैर नहीं खोलता है. दैट इज़ हिज सेफ्टी नीड. तो वो सेफ फील करेगा. आप वो जितना अप्रोप्रिएटली प्रोवाइड कर रहे हो, ये है इमोशनल बॉन्डिंग, जहाँ पे वो समझ रहा है कि मैं स्लोली, ग्रेजुअली, एकदम से उठा के मैंने नहीं छोड़ा है, धीरे धीरे करते हुए वो 0 to 2 months में इस पे आएगा. तो उस समय पे मसाजेस देना, बच्चे को रोल अप करना प्रॉपरली, बच्चे के साथ दैट बॉडी टू बॉडी टच वो मैटर करता है. तो जब आप फीड भी करा रहे हो, तो हम क्यों बोलते हैं कि टच करिए, ठीक है. या फिर उस टाइम पे आप कई बार देखा होगा आपने कि हमारे घर में अगर कोई बड़े बूढ़े हैं उस समय पे, वो बोलते हैं कि बच्चे के सर के ऊपर पीछे आप हाथ रखिए. सो दैट टच शुड बी देयर. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो आपका बच्चा है तो वो आपसे कनेक्टेड है. नो, ये टच वहाँ पे वो इमोशनल बॉन्ड की तरह काम करता है. वो पहला लेसन है जो वो समझेगा कि अच्छा दिस इज समथिंग, क्योंकि वो टच, मुझे जो अंदर फीलिंग आती थी कि मैं कवर्ड था, वो फीलिंग मुझे अभी भी आ रही है. Got it. ठीक है. फिर आप 3 months से लेके 6 month पे आ जाओ. 3 to 4 में वो रिकॉग्नाइज करना, वो डिफ्रेंशिएशन करना शुरू कर देते हैं कि हु इज़ द फैमिलियर वन और हु इज़ नॉट. तो आपने देखा होगा वो स्माइल देना शुरू करेंगे, वो आई कांटेक्ट करना शुरू करेंगे. स्माइल्स तो लगता है कि इट इज वो नॉट रियली अलग जा रही है, बिकॉज उसमें उसके लिए वहाँ पे उसका कोई सेंस नहीं, वो अटैचमेंट नहीं आया है यहाँ पे. यहाँ पे वो रिकॉग्निशन नहीं आया है कि यू आर मदर, यू आर फादर और समवन इज़ द फैमिली मेम्बर. ये 3 to 5 के टाइम पे, 6 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है. कुछ बच्चों का 3 month में दिखना शुरू हो जाएगा,
कुछ का 5 तक भी जाता है, लेकिन उस समय पे रिकॉग्निशन बहुत क्लियर होना शुरू हो जाता है, वेयर दे अंडरस्टैंड फैमिलियर टच क्या है, किसके पास वो कंफर्ट फील कर रहे हैं। द सिमिलर वे बच्चे को उठाने का तरीका जो एक सिखाया जाता है, कई बार आपने देखा होगा किसी ने बच्चा लिया और वो रोना शुरू कर देता है, इट्स मीन वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा है, उसको समझ में आ रहा है मैं वो फैमिलियर नहीं है। न्यू बॉर्न्स को कोई भी ले सकता है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको पता भी नहीं चलता है, उनके लिए वो फंक्शन अभी एक्टिव ही नहीं हुआ है। तो 4 to 6 बेसिकली 3 to 6 मंथ्स अराउंड में वो फेमिलियरिटी आ जाती है, बट टच इज स्टिल अ वेरी स्ट्रांग लैंग्वेज। टच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टिल द 1 year ऑफ द एज। ओके, तो टच को तो आप सबसे बेस्ट रखिए, ठीक है, कि अगर आपको बॉन्डिंग अच्छे से करना है बच्चे के साथ में, तो आपको सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है वो टच पे करना। एंड फिर 6 to 12 मंथ्स कैसा जाता है वो? 6 to 12 में देन फिर वो आपकी रियल जर्नी स्टार्ट होती है धीरे धीरे, जहाँ पे आपको वर्बलाइज करना होता है। जो मैं बोल रही हूँ नहीं पता है, अब उनको डिफ्रेंशिएशन देना पड़ता है। वो रोना पहले तो हर नीड के लिए था, अब आपको रोने में फ़र्क दिखाई देना शुरू होगा कि कब वो डिस्कम्फर्ट में है, कब वो खुशी से रो रहा है, हंसते हंसते बहुत ज़्यादा हंसी हो रही है। आई कांटेक्ट आप देखोगे वो फॉलो करते हैं। अब अगर आप कोई ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहे हो, आप जा रहे हो, तो वो फॉलो करते हैं। थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत वो समझने लगते हैं, वो सेपरेशन एंजाइटी वाला पार्ट जो साइन है कि बच्चा इमोशनली आपसे कनेक्टेड है। तो सेपरेशन एंजाइटी को भी कई बार हम नेगेटिव लेते हैं, बट इट इज़ अ साइन कि आपका बच्चा इमोशनली डेवलप हुआ है, तभी वो आपको रिकग्नाइज कर रहा है। आप दूर जा रहे हो तो वो एक्चुअली ट्राई कर रहा है देखने का, अगर आप नहीं दिख रहे हो तो वो रो रहा है। फिर आप इमीडिएटली वापस आ रहे हो तो उसकी वो पहली ट्रस्ट बिल्डिंग हुई कि ओके शी इज़ गोइंग, ही इज़ गोइंग, एंड बट द सेम टाइम दे आर कमिंग बैक। तो कोई जा रहा है, कोई वापस आ रहा है, द फर्स्ट लेसन ऑफ द ट्रस्ट बिल्डिंग वो वहाँ से स्टार्ट होता है। सो टच, दिस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है अभी यहाँ तक, ये इस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मेजर पार्ट यहाँ पे 0 to 1 ईयर तक आता है। फिर आप लास्ट में अगर आप देखोगे 9 to 12 मंथ वाला, इस समय पे बच्चा मतलब फिर तो आप सोच सकते हो वो मतलब चलता फिरता बॉम्ब है। क्यूरियोसिटी एकदम हाई, हर चीज़ बिल्कुल हाई है, मुझे ये भी जाना है, मुझे ये भी जाना है, ये भी जाना है। दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रायल एंड एरर। जब तक वो ट्राई नहीं करेगा, जब तक वो गलती नहीं करेगा, वो नहीं सीखेगा। एज अ पेरेंट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बच्चा है गिर ना जाए, ठीक है। ये फिजिकली और इमोशनली दोनों डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली भी देखोगे, जब बच्चा गिर रहा है तो ही ये स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अगर मैंने बच्चे को नीचे फ्लोर पे जाने नहीं दिया, आजकल तो नी पैड्स वगैरह आने लग गए बच्चों के, वो बिल्कुल नहीं लगाना है, राइट, क्योंकि उस केस में क्या कर रहे हो आप, इस पार्ट को फिजिकली वीक डेवलप नहीं होने, वो डेवलप ही नहीं हुआ। इवन वो जो हेड वाले हेलमेट्स वगैरह वगैरह आने लग गए हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए भी पहले क्या होता था, वो राई वाला तकिया अभी भी मिलेगा आपको, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो शेप लेके आएगा, रीज़न है उसका, वो उसमें आपको और कुछ नहीं करना है, कोई टेम्परेचर नहीं देना है। और आप जितना ग्राउंडिंग लेवल पे पेरेंटिंग करोगे इन 0 to 2 ईयर्स तक, उतना स्ट्रॉन्ग आपका बच्चा इमोशनली बन जाएगा। कल को आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना रेजिलेंस की प्रॉब्लम आएगी, ना सेल्फ इमोशनल रेगुलेशन की प्रॉब्लम आएगी, ना आपको ये एग्रेशन, द कंडक्ट, ये सारे जो इश्यूज बाद में देखने को मिलते हैं उनकी। नाइस। हाउ इज देयर आल्सो सम थिंग्स लाइक जैसे बच्चे को नीचे मत लेकर के जाओ, या उसको बाहर की दुनिया मत दिखाओ, या कब से शुरू करो, ये सब का कोई रैशनल या लॉजिक है? इसका रैशनल मतलब मत करो ये गलत है। रैशनल ये है जितना आप दुनिया दिखाओगे, जितना आप उसे बाहर लेके जाओगे, उतना आपको बच्चों में वो स्पीच डिलेज, डेवलपमेंटल स्टेज नहीं होगा। जो आप बाद में फेस करते हो कि अब आई एम हैविंग सिंगल चाइल्ड, ये तो शेयर ही नहीं करता है, ये तो ग्रीट ही नहीं करता है, इसके तो एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं। बच्चा ऑब्जर्व करेगा और करता चला जाएगा। एग्जैक्टली। अब मैंने अगर उसको वो मिरर दिया ही नहीं तो मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ? और मैं अगर अकेले या मतलब दूसरा भी पेरेंट अगर अकेले, वो 2 लोग भी मिलके उसको कितनी चीज़ें दिखा लेंगे, वो लिमिटेड ही है ना। तो एक्चुअली में इस टाइम पे आप दुनिया में जितना लेके जाओगे बच्चे को उतना अच्छा है। कहाँ नहीं लेके जाना है, वो एक था, कहाँ नहीं लेके जाना है जहाँ पे साउंड ज़्यादा है,
क्योंकि वो सेंसिटिव करेक्ट, है। हाँ जहाँ पे डस्ट ज़्यादा है, वो ऐसा नहीं था कि डस्ट में लेके ही नहीं जाना है, ऐसा नहीं था कि आप एयर प्यूरिफायर लगा के आप बच्चे को लेके चल रहे हो, आपने इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप ही नहीं होने दिया है, एंड देन यू आर लाइक हमारा बच्चा दैट्स एलर्जिक वेरी है। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। हाँ। मतलब नहीं तो इतने ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाते हैं लोग। आप सिंपल सी चीज़ को देखो, कोविड आया था राइट, हम सबको बहुत इम्पैक्ट हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि उसकी इम्यूनिटी नहीं थी। एग्जैक्टली अभी भी चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि कोविड नहीं है राइट। अब क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी ऑटो इम्यूनिटी हो चुकी है डेवलप। एवरी डिजीज जब वो फर्स्ट टाइम होती है, चाहे वो मलेरिया हुआ, चाहे वो प्लेग हुआ, जब वो फर्स्ट टाइम हिट करती है आपकी बॉडी नहीं फाइट कर So पाती। basically, with the baby going out, traveling, etc., everything is suggested. It's good. एग्जैक्टली एवरीथिंग इज सजेस्टेड। मॉल की जगह पे पार्क्स लेके हाँ। जाइए जहाँ पे रेत हो, जैसे हम लोग खेलते थे, जहाँ पे एक्चुअल मिट्टी हो, ठीक है, वो उसकी होगा, हो सकता है वो छींकेगा, हो सकता है कुछ करेगा। अगर कोई बाय बर्थ कोई इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, वो Right. पता चल जाता है राइट। नहीं है तो प्लीज़ लेके जाइए, बच्चे की इम्यूनिटी अपने आप स्ट्रांग हो जाए। Very nice. I think that's also like a very deep down हमारा belief system and everything that we do beyond this podcast. We actually believe कि प्लीज बाहर जाइए, प्लीज यू लिव योर लाइफ, प्लीज बच्चे को दुनिया दिखाइए। एग्जैक्टली और आप साथ में देखो ना, कितना मजा आएगा। वो स्क्रीन टाइम का इशू नहीं आएगा ना, बाहर की एंड फिर दुनिया स्क्रीन देखने पता है के लिए। बच्चों को अगर स्क्रीन नहीं मिलता ना तो ऐसे भी उन्हें पता नहीं है, हाँ। दे नेवर आस्क फॉर इट हाँ if you don't have it actively. But yeah, I think you're right. It's largely about looking back at ourselves and looking कि हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम क्या करते हैं, जो हम करेंगे बच्चे वही करेंगे। अब सेपरेशन एंजाइटी, अब सी यू आर सेइंग कि इट्स अ गुड थिंग, अब है भी, लेकिन द पॉइंट इज कि केयर गिवर्स को वापस जाना है टू वर्क एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसमें उसको कैसे डील करना चाहिए? देखो धीरे धीरे करना है, तो जो हम स्टार्ट करते हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ मच अवेयर अबाउट यू आर अबाउट दिस। एक गेम हुआ करता था, वो बहुत बच्चों के साथ काम करते हैं, लाइक आप जा रहे हो, देख रहे हो, एंड एवरी रिलीजन, एवरी कम्युनिटी हैज़ डिफरेंट वर्ड फॉर दैट। बेसिकली आप थोड़ी देर के लिए जा रहे हो, आ रहे हो, राइट। वो शुरू करते हैं 5 मिनट से। अच्छा। सेपरेशन एंजाइटी इशू तब बनती है जब मैंने बच्चे को बहुत प्रोटेक्टेड रखा, मैंने बिल्कुल दुनिया भी नहीं दिखाई, मैंने बिल्कुल अपने से चिपका के रखा, और फिर मुझे आया कि चलो मेरी मैटरनिटी लीव्स ख़त्म हो गई है, मुझे वापस जाना है बैक टू द वर्क, और अब मैं उसको या तो प्ले ग्रुप में छोड़ रही हूँ, क्रैच में छोड़ रही हूँ, या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में छोड़ रही हूँ। कई बार फैमिलीज़ में ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं साथ में, बट स्टिल मदर्स बिकम्स मोर प्रोटेक्टिव, फादर बिकम्स मोर प्रोटेक्टिव। हमें अपने पास ही रखना है, मुझे ना वो टाइम पूरा बच्चे को देना है, मुझे ये बताया था डॉक्टर ने, राइट। तो बिल्कुल भी आप नहीं छोड़ मतलब रहे हो। बेसिकली आप धीरे धीरे करो। आई थिंक इसका मोर Exactly. टेक्निकल टर्म विच आई थिंक ऑल द लिटरेचर दैट आई स्टडी, उसमें देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस यू कैन यूज़, और यू कैन सिंपली से कि ये अटैचमेंट थ्योरी से रिलेटेड आता है। अटैचमेंट होना शुरू हो गया, ठीक है, आफ्टर द 4 to 5 वाला टाइम पे। अब उस अटैचमेंट के साथ अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट दोनों साथ आएंगे। ट्रस्ट बनाए बेसिकली। एग्जैक्टली, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, ये हमेशा 2 पोल्स हैं। एवरी बिहेवियर हैज़ 2 पोल्स। आप Right. खुश हो तो आप दुखी भी हो, वो दोनों एक्सट्रीम पोल्स हैं। मुझे क्या करना है, बैलेंस पे लेके आना। राइट। तो सिमिलरली अटैचमेंट है तो डिटैचमेंट भी है, उसको बैलेंस पे लेके आ जाओ। आप ट्रस्ट मिसट्रस्ट को बैलेंस पे लेके आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप चलोगे, धीरे धीरे चलोगे, हो जाएगा। आप एकदम से करोगे, वहाँ पे सेपरेशन एंजाइटी प्रॉब्लम बन के आएगी। आई थिंक ना इन फैमिलीज जहाँ पे लेट्स से वन पेरेंट इज अ लॉट मोर इन्वॉल्व्ड देन द अदर, वहाँ पे ज़्यादा भी डिफिकल्टी होती है, बिकॉज देन द चाइल्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द अदर केयर गिवर ऑल्सो। तो अगर वो भी स्प्लिट हो जाए हाँ, तो भी आई थिंक दैट कैन वर्क। वो स्प्लिट करना ज़रूरी है। मतलब उसमें ये देखो, यहाँ पे ना हमें अब उस चीज़ पे आना पड़ेगा, जैसे पहले रोल्स डिवाइड होते थे Right. कि माँ ये करेगी या फादर ये करेंगे। नो, इट इज़ मोर अबाउट कौन कब कहाँ अवेलेबल है, और रोल डिवाइड करने की जगह पे आप टाइम को डिवाइड करो। करेक्ट, सही बात वो है। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पे बच्चे को भी ये ऐसा नहीं कि फीड के लिए वो माँ से इसलिए भी ज़्यादा अटैच होते थे क्योंकि फीड कौन दे रहा है, माँ दे रही है, ठीक है। फीड तो अब फादर्स बोलेंगे हम तो फीड नहीं करा सकते। 2 ब्रेस्ट फीडिंग इज़ अगेन एन इशू। तो चलो आजकल बहुत बच्चे हैं जो बॉटल्स पे ही हैं, वो तो आप करा सकते हो। करेक्ट। फीड के बाद में बर्प कराना,
वॉक कराना, वो आप करा सकते हो, वो स्विच करना इम्पॉर्टेंट है। हम्म। तो जब जहाँ जो अवेलेबल है वो होना शुरू करे, किसी एक पेरेंट के साथ रहना भी शुरू करे, हमेशा ज़रूरी नहीं है। जैसे करेक्ट, सही बात है। सपोजिटली फादर अगर शाम को आ रहे हैं तो मदर शुड गो आउट, चाहे वो अपनी वॉक पे जाए, सेल्फ केयर पे जाए, कुछ भी नहीं करना है। सो मतलब यूजुअली होता है वो सामने ही है, चलो मैं सो जाती हूँ, तुम थोड़ी देर के लिए देख लो। बच्चे को पता है, वो दिख रहा है सामने, आप जाओ, आप बाहर जाओ, खुद पे भी ध्यान दो, वो भी इम्पॉर्टेंट है। सेम विद द फादर ऑल्सो, Yeah. देर आर मैनी फादर हु आर इन द वर्क फ्रॉम होम, Yeah. तो पूरा दिन वो भी देखते हैं। ये स्विचिंग करना इम्पॉर्टेंट है, रोल्स डिवाइड करके मत चलो, या तो वहाँ पे वो सेपरेशन एंजाइटी वाला इशू नहीं आएगा। और जितना आप बाहर लेके जाएंगे, जो हम बात कर रहे थे ना, वहाँ पे वो उतना ज़्यादा उसका ना वो कैनवास बढ़ रहा है, उसके वायरिंग जो चल रही है, उसकी वायरिंग में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग होते हैं दुनिया में। अगर मैंने दुनिया में उसे सिर्फ 2 या 4 लोग दिखाए हैं और मैं एकदम से उसे 10 लोगों में छोड़ दूंगी, तो ऑब्वियसली बच्चे को तो प्रॉब्लम होगी, मुझे भी होगी ना। Right. तो जब उसकी वायरिंग जिस समय पे स्टार्ट हो रही है, वो देख रहा है इतने लोग होते हैं, उसके लिए वो उतना कंफर्टेबल है, वहाँ कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गॉट इट। अब हम नेक्स्ट वाले उस पे मूव करते हैं। लेट्स मूव टू द टॉडलर वाला फेज, जहाँ पे बच्चों ने पूरा मूवमेंट डिस्कवर कर लिया है, वॉक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। could also be the time when they are starting school for the first time और बच्चों से मिल रहे हैं। So इस एज में what are the major emotional developments that are happening? इस समय पे ये ट्रस्ट मिसट्रस्ट शुरू हो जाता है, अटैचमेंट डिटैचमेंट अब मतलब आ चुके हैं वो एक लेवल, पहले वो चल रहा था धीरे धीरे धीरे, अब वो उस पर आ चुके हैं बेसिकली। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑटोनॉमी वाला पार्ट शुरू हो जाता है। तो वो जब आप टेंट्रम्स देखते हो बच्चों के, दे ऑल्सो वॉन्ट, दे अंडरस्टैंड कि आई एम एन इंडिविजुअल, वो सेल्फ इस्टीम का पहला पार्ट शुरू है वहाँ पे, जो अच्छी बात है। और उस बच्चे को ऑटोनॉमी चाहिए। तो जो हम टेंट्रम्स की बातें जैसे फॉर करते हैं, एग्जाम्पल ऑटोनॉमी चाहिए कि ये मैं अपने तरीके से करूँगा। आप बोलोगे भी ना ये ऐसे रखा है, बच्चा आएगा वो अपने तरीके से रख के जाएगा। Right. क्यों? क्योंकि उसको ऑटोनॉमी चाहिए। अभी अभी तो उसने रिकॉग्नाइज किया है कि अच्छा मैं हूँ, आप नाम से बुलाते हो, वो नाम पे अपने नाम पे रिस्पॉन्ड करता है, अपना नाम टूटी फूटी लैंग्वेज में, तोतली लैंग्वेज में बताना शुरू करता है। और बहुत, अगर आप देखोगे उन बच्चों को ना, बहुत एक अलग से एक अलग पोस्चर में, अलग स्टाइल में नाम आता है, माय नेम इज दिस, ठीक है, या बहुत पूरा बार तो नाम अपने आप को खुद ही बोलते हैं, अद्वी ने ये किया। हाँ तो बिकॉज उनके लिए वो अपना नाम, अपनी इंडिविजुअल, मुझे पहली बार पता चला कि अच्छा मैं हूँ दैट लिटिल मैन, दैट लिटिल लेडी, आई एम द वन। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है उसकी नज़र में। उसको तो वो ऑटोनॉमी चाहिए और उसको फिर सब चीज़ जानना भी है। आप क्यों बताओगे मुझे, मैं बताऊंगा, मैं खुद कर लूँगा, मुझे चाहिए। फिर वहाँ पे हम रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, वो आगे की पर्सनालिटी को डिसाइड करेगा कि बच्चा शांत होने वाला है, बच्चा ज़िद्दी होने वाला है, बच्चा एक्सट्रोवर्ट होने वाला है। What's the right behavior? राइट बिहेवियर सेम, जैसे सपोजिटली आपका बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? सी हमारे घर पे तो डिफरेंट है, मतलब हम तो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते। शी डज एवरीथिंग ऑन हर ओन, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट। तो वी तो कम फ्रॉम अ थॉट प्रोसेस कि बच्चा क्यूरियस होता है, जितना एक्सप्लोर करे करने देना चाहिए। एंड अ चाइल्ड इज टू बी रिस्पेक्टेड, यू विल बिहेव इन अ सिमिलर मैनर टू एन अडल्ट। थोड़ी सी भी बाउंड्रीज नहीं है, बहुत ही लिमिटेड, वो थोड़ी सी बढ़ा दी है। नहीं, बट आई थिंक ना विद दैट एटलीस्ट वी सी दैट शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। शी इज़ नॉट समबडी हु डज अ लॉट ऑफ, मैंने उसका टैंट्रम तो कभी देखा ही नहीं अभी तक, यंग ऑल्सो, बट शी इज़ नॉट समवन हु विल ब्रेक थिंग्स, शी वुडंट वांट टू अननेसेसरी क्रिएट रकस। तो वो फिर आपके एनवायरनमेंट में था। हाँ, वो बहुत कंस्ट्रक्टिव है कि आप लोग एनवायरनमेंट में देखो, बच्चा रोल मॉडल करता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वॉट एवर यू आर डूइंग, मैंने क्या कहा तो ऑब्जर्व, उसकी लर्निंग का तरीका है ऑब्जर्व करना। तो उसमें क्या कर रहा है, जो भी आसपास है वो रोल मॉडल कर रहा है। उससे मतलब ये नहीं कि मेरा बच्चा तो मेरे ऊपर जाएगा। अगर आसपास में केयर गिवर है, कोई हाउसमेट है जो भी उसकी टेक केयर कर रही है, या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। उनका जो बिहेवियर है, अगर वो चीख रहे चिल्ला रहे नहीं हैं, वो सामान तोड़ नहीं रहे, या कभी मतलब द वे दे आर हैंडलिंग, आप सामान उठा के आराम से रखते हो या आप जल्दबाजी में काम करते हो, ये सब चीज़ें बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। हम तो थोड़े से ऑड वन आउट भी होंगे, बिकॉज आई हैव बीन इन द स्पेस फॉर वे टू लॉन्ग। हमारा पूरा घर इज लाइक अ मॉन्टेसरी सेटअप। तो
in that also then what ends up happening is कि in our minds we have never even thought कि ये मेरे जैसी है या इसके जैसी है because we really respect the fact that she is an individual. But I think at most houses ऐसा करना मुश्किल है. Exactly, हाँ. So that is So- जो कोर था वो आपने कैच कर लिया कि वो इंडिविजुअल है But और that is उसको also वो coming दे क्योंकि दिया. मैंने इसमें सब्जेक्ट पे बहुत टाइम स्पेंड किया हुआ है. Exactly. अब ये हर किसी के साथ नहीं हो That is true. पाता. तो क्या तरीका सही है? देखो, बहुत फ्री पेरेंटिंग मैं सपोर्ट नहीं करती. Right. अनटिल अनलेस आप वो मैंने जो बाउंड्रीज की बात की, आप दो फ्रीडम दो, बट उसके साथ में रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के क्लियर इंस्ट्रक्शन दो. डांटना नहीं I है, agree. Yeah. मारना नहीं है, आवाज ऊंची करने की भी जरूरत नहीं है. तोड़ दिया कोई बात नहीं, आपने उसको क्लीन किया और आपने एक्सप्रेशन चेंज नहीं किए. आप बैठे साथ में बच्चे के, उसको एक्सप्लेन किया कि देखो अभी आपको चोट लग सकती थी और मे भी कई बार चोट लगती भी है. चोट लगी, दर्द हो रहा है ना, राइट? अब नेक्स्ट टाइम पे अगर हम उसको केयरफुली हैंडल करेंगे तो आपको दर्द भी नहीं होगा और देखो वो स्पेस वहाँ पे खाली भी हो गया. मे बी अगर कोई फेवरेट टॉय आपके पास से, वो टॉय भी कम हो गया. तो बच्चा उसकी इम्पोर्टेंस को समझेगा. True. नहीं तो बात ही नहीं करो तो पता कैसे चले ना. और मैंने डांट दिया, चलो मैंने डांटा भी नहीं, कई पेरेंट्स बोलते हैं मैं तो कुछ बोलती नहीं हूँ, लेकिन आपके एक्सप्रेशंस पे आ गए. Right. नॉन वर्बल ऑब्जर्वेशन तो इम्पॉर्टेंट है. उसने वहाँ पे सीख लिया कि यार गलत किया है, अब मुझे डर के रहना है. कई बार बच्चे करके छुप जाते हैं, किसी ने नहीं सिखाया ना, बट वो सीख गए कि इस पॉइंट पे मम्मा डांटेगी या कोई ऐसा रिएक्शन आएगा, पहले ही वो विड्रॉ कर जाते हैं. कई बार बच्चा चोट लगी है वो रोता नहीं है, क्योंकि कई बार बच्चा रो रहा होता है. तो हम एक और चीज़ देखी है जो मैंने बहुत कॉमन है, यार सब लोग देख रहे हैं, यार कि कैसे कर रहा है, तुमसे दिखाई नहीं दे रहा, चुप. आप दुनिया को दिखाने के लिए एक्चुअली में आप अपने बच्चों के साथ ना चाहते हुए भी वो बिहेवियर कर देते हो सोशली जो आप घर पे नहीं कर रहे थे. Right. और बच्चे ने वो ट्रस्ट वहाँ पे देखा Break कर लिया ना. कि घर पे तो मुझे अलग ट्रीटमेंट मिल रहा था, द सेम बिहेवियर. बच्चा तो बच्चा है ना, योर बॉन्डिंग इज शुड बी सेम, चाहे वो घर में हो रही है चाहे वो बाहर हो रही है. तो इन इनिशियल टाइम पे अप टू 6 years, आई वुड से अप टू 6 years, भूल जाओ दुनिया क्या बोल रही है, दुनिया में बच्चे क्या कर रहे हैं, दुनिया क्या देख रही है क्या नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप सिर्फ अपने बच्चे के ऊपर फोकस करते हुए वो क्या कर रहा है, अगर आप उसे फॉलो करोगे, उससे बेस्ट पेरेंटिंग बुक आपको कहीं नहीं मिल सकती है. वो ही है आपका टीचर. Right. बिकॉज इफ़ यू सी, इफ़ देयर आर 2 children, दोनों बच्चे अलग अलग हैं, सेम एनवायरनमेंट है, सेम पेरेंट है, राइट? क्योंकि हर बच्चे की वो इंडिविजुअलिटी डिफरेंट है. अच्छा, व्हाट आर दीज टर्म्स, ये जो कुछ कुछ बातें होती हैं, टेरिबल टूज, वाइल्ड 3, ये क्या है? मेरे लिए तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है ना, इसका कोई मतलब है क्या? मतलब हर एज पे हमने कुछ ना कुछ क्लिनिकली वर्ड. तो बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है. इज देयर अ थिंग कि 2 साल के अराउंड बच्चे बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, राइट? नथिंग क्लिनिकली ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता. एंड वाइल्ड 3 ये सब भी कुछ भी नहीं एग्जिस्ट कुछ करता. भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता. ये मतलब सिमिलरली जैसे हमने बनाया ना मोर नॉटी एट 40 लाइक दिस, ये हमने स्लैंग्स बना दिए. देयर इज नथिंग लाइक दैट. गॉट इट. ठीक है. सो दिस सो बेसिकली 1 to 3 years में देन अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बन रही है. हाँ. Largely they would want to do things on their own. Yes. You are saying कि, and we are coming back to this. So one is कि एकदम ही बिल्कुल भी फ्री मत कर दो. If there's something not which is not right, so you should communicate. हाँ. और What is एकदम the other end? स्ट्रिक्ट भी मत हो जाओ. 3 है, 3 प्रॉपर है. आई वुड से उसको आप बोल सकते हो रिस्पॉन्सिबल और अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग. अथॉरिटी में डोमिनेशन नहीं आता है. मैं अगर किसी चीज़ की अथॉरिटी ले रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ले रही हूँ, मैं आई वुड मेक इट वेरी क्लियर कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं, बहुत आराम से असर्टिवली. लेकिन वहाँ मुझे एग्रेशन की ज़रूरत नहीं है, ना फिजिकल एग्रेशन की ज़रूरत है, ना नॉन वर्बल की ज़रूरत है. वो बता दिया, या वो मैंने अपने बिहेवियर में इस तरीके से रखा, एनवायरनमेंट को ऐसे रखा, वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग है, बट बच्चे को ये फील नहीं हो रही है अथॉरिटी. तो वहाँ पे बच्चा फ्री है, वो आपको एक्सप्रेस भी करेगा, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है. फिर वो बीच वाला पार्ट आता है जिसमें पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं. राइट. ठीक है. बिल्कुल ही हाँ, ऐसे ही करो, बिल्कुल ही एकदम ये micromanagement. ऐसे ही होना चाहिए. हर चीज़ में डांट पड़ रही है या हर चीज़ में टोकन इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, वो शुरू कर देते हैं, तुमने ये किया है ना, अब इसको खाना नहीं देना है, मतलब इसको वो मत दो, रोने दो इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो रो रहा है तो आप, वो तो रोता ही रह रहा है, ठीक है, आप वो गुस्से में इंस्पो दे रहे हो जिसमें अवॉइडेंस भी हो रहा है,
वो तो बिल्कुल भी नहीं। वो आई थिंक सबसे नेगेटिव पैटर्न है पेरेंटिंग का। कि अवॉइड नहीं करो, मतलब यू बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मत हो, ठीक है। स्ट्रिक्ट होने का मतलब फिजिकली नहीं है, बिहेवियर में भी मत हो, वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। एंड फिर तीसरा आपका आता है, जैसे आपने कहा कि फ्री पेरेंटिंग है, बट फ्री पेरेंटिंग शुड कम विद द सम बाउंड्रीज, राइट। क्लियर बाउंड्रीज, कि ठीक है मैंने फ्री पेरेंटिंग दी है, दैट डजंट मीन कि माई चाइल्ड कैन से एनीथिंग जस्ट Correct. बिकॉज वो इंडिविजुअल है, उसको फ्रीडम है, उसकी ऑटोनॉमी है। नो, हम नेविगेटर्स हैं, हम टीचर्स नहीं है उनके। और इवन टीचर शुड प्ले दैट रोल ऑफ नेविगेटर। वो अपना रास्ता खुद बना लेंगे, आपको सिर्फ उनको गाइड करना है, राइट। ठीक है। तो एक बहुत ना एक सिंपल एग्जांपल है एंड विच आई ऑलवेज यूज, जब पेरेंट्स पूछते हैं कि मैम पेरेंटिंग कैसे करना है, क्या तरीका है, क्या बेस्ट एडवाइस है, तो उसमें सिंपल सी बात है कि पतंग हम सब ने उड़ाई है शायद, या वी नो मैकेनिज्म कैसे काम करता है। योर चाइल्ड इज़ एक्चुअली अ काइट, ठीक है। एवरी काइट हैज़ डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर, डिफरेंट वेज। और हर टाइम पे जब भी आप पतंग उड़ाने के लिए जा रहे हो, हवा अलग डायरेक्शन में, हर बार वो मौसम एक जैसा नहीं है। तो वो हवा जो है, वो स्काई जो है, बेसिकली वो इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब वो इन्वायरमेंट कब कहाँ कैसे हो रहा है और वो चेंज होता रहेगा, वो अनप्रिडिक्टेबल है। कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में, आपके घर का माहौल, आपका बिहेवियर। बच्चा जब प्ले ग्रुप में जाएगा, पीयर ग्रुप में जाएगा, स्कूल में जाएगा, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, यू कैन नॉट चूज़ दैट। आपको सिंपल सी बात यह है कि उस डोर को ना तो बहुत खींचना है, बहुत खींचोगे वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगी, एक लेवल पे आके फट जाएगी पतंग, राइट। आपने बिल्कुल ढील छोड़ दी है, थोड़े टाइम बाद पतंग लॉस्ट हो जाएगी या कोई और उस पतंग को काट देगा, राइट। तो जब जैसे रिक्वायर है वो हल्का सा लूज होना, हल्का सा टाइट करना, जब यहाँ वहाँ जा रही है वो थोड़ा सा खींच देना समझ और गई। फिर वापस आना, ये है पेरेंटिंग हर बच्चे के अकॉर्डिंगली। दिस नोट what kind of questions or what kind of issues do people come with to you? और आप मोस्टली लेट्स से अगर हम स्टार्टिंग फर्स्ट 10 years की बात कर रहे हैं या 7-8 years की बात कर रहे हैं, तो उसमें कौन से तरीके की recommendations आप करते हो मोस्टली? What are the things that people should know जो पेरेंट्स को शायद पता ही नहीं है? फर्स्ट थिंग तो यही जो हम बात कर रहे हैं कि आप बच्चे को एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करो और उसको अलाउ करो, उसको वो स्पेस दे। तो ये सबसे पहले समझना आपको ज़रूरी है। राइट। बच्चा आपका प्रोजेक्ट नहीं है, आपको उसको सिर्फ स्पेस देना है, आपको नेविगेटर बनना है। इश्यूज़ क्या आते हैं मैक्सिमम, वो आती है हाइपर एक्टिविटी। सो हाइपर एक्टिविटी है, ADHD है, ऑटिज्म तो नहीं है। हाइपर एक्टिविटी एंड ADHD आर अलग अलग थिंग्स। हाइपर एक्टिविटी इज अ सिम्टम ऑफ ADHD. A hyperactive child is a different thing. ADHD is the attention deficit hyperactive disorder. अटेंशन भी डेफिशिएट हो रहा है, उसका कंसंट्रेशन भी नहीं हो रहा है, हाइपर एक्टिविटी भी है, और ये सिमिलर बिहेवियर घर में भी है, स्कूल में भी है, मतलब हर जगह पे है। कंसिस्टेंसी से चल रहा है, 6 months के ऊपर जा रहा है, तब आप आओगे इस बात पे कि हाँ ADHD स्क्रीनिंग कराना है और आपको आगे बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे जाना है। हर हाइपर एक्टिव बच्चा ADHD नहीं है, ये सबसे इम्पोर्टेंट समझना जरूरी एंड है। हाइपर एक्टिविटी इज ओके और नॉट? आई मीन इजंट इट एक्सपेक्टेड? आई वुड से ओके, हाइपर एक्टिव है इसका मतलब वो बच्चा उतना ज़्यादा डेवलप करना चाह रहा है, उसके ब्रेन सेंसरी ऑर्गन न्यूरोलॉजिकली बहुत एक्टिव हैं और वो उन पे काम करना चाह रहे हैं। मोटर सेंसरी थिंग्स आर मोर एक्टिव। ऑटिज्म की बात आती है, कुछ बच्चे आपको, अगेन हम पर्सनालिटीज़ पे नहीं जाते, हो सकता है कोई बच्चा, आप इंट्रोवर्ट हैं, आपका बच्चा भी शायद वो ट्रेट लेके आया है। तो हर चुप बच्चा जो दूसरों से कंफर्टेबल नहीं है, एज आई सेड टच के साथ में, वो ऑटिस्टिक नहीं है। अच्छा, बट ऑटिस्टिक का रिकॉग्निशन हैपेंस फ्रॉम दिस कि बच्चे टच वगैरह से कंफर्टेबल नहीं है, हाँ, ऐसा? टच, आई कॉन्टैक्ट, सोशल विड्रॉल, दिस आर सम Okay. 3 की फीचर्स। सोशल विड्रॉल है और वो रिमार्केबल दिखाई देता है, ठीक है। दे विल बी मोर पर्टिकुलर विद देयर थिंग्स। मोटर सेंसरी, आप बोलो उसको, सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। तो वो बहुत जल्दी एक नए टच के साथ, एक नए एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल नहीं लगेंगे। ये मैं बहुत अर्ली एज की बात कर रही हूँ। और आई कांटेक्ट नहीं होता है, दैट पुअर आई कांटेक्ट। तो पेरेंट्स यूजुअली क्या करते हैं, किसी एक चीज़ को पिक करते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है और उनको लगता है बच्चा हमारा ऑटिस्टिक है, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी जंप नहीं करना है किसी भी उस पर। आपको लग रहा है, यू कैन कम, यू कैन डिस्कस, हैव अ क्लियर थॉट अबाउट इट और फिर ऑब्जर्व करो। तो Got आपको it. वो स्पेस देना सो है। ये 3 basically. तरीके के मोस्टली केसेस आते हैं। Exactly, एंड हाँ। एंड व्हाट आर योर लाइक बेस लेवल रिकमेंडेशंस जनरली टू
पेरेंट्स जो कि अर्ली ऑन आते होंगे अंडर 5 years, बिकॉज आपने जैसे अंडर बोला 5 इयर्स में तो मैं सीरियसली उनको यही बोलती हूँ, मैं सिर्फ साइको एजुकेशन पे काम करती हूँ. आई इवन डोंट रिकमेंड कि हमें कोई असेसमेंट करना है या कुछ करना कुछ है. भी नहीं. मैं पेरेंट्स के साथ थेरेपी ज़्यादा करती हूँ वहाँ पे, चाहे वो कितना भी मेरे पीछे पड़े, कितना भी कुछ भी करें. अंडर 5 ईयर मैं नहीं करती अनटिल अनलेस कोई बहुत सीवियर इशू है कि बाय चांस बाय बर्थ कोई इशू आया, कोई ऑर्गेनिसिटी का मतलब यहाँ पे ये होता है, एक है बिहेवियरल इशू. आपके बिहेवियर में इशू आ रहा है क्योंकि आपके ब्रेन के किसी लीजन में, किसी हिस्से में ब्रेन के कोई चोट लगी है और वो एक्सेसिव एबनॉर्मलिटी आपको दिखाई दे रही है. तो वो जैसे फिजिकली आपको दिखाई देता है कि आई साइट में इशू है, उसका दैट मोटर मूवमेंट प्रॉपर नहीं है, मतलब फिजिकली अगर कुछ दिख रहा वो है तो that's a different प्रोमिनेंटली thing. दिख जाएगा. उस केस में मैं अंडर 5 में इंटरवेंशन दूंगी अगर नहीं तो अदरवाइज आप नहीं दोगे. नो, Got it. आई डोंट डू दैट. एंड 6 to 10 years में ये ADHD वगैरह वगैरह पे इंटरवेंशन आने लगता है. एग्जैक्टली. तो अप टू 7 तो हमें देखना ही है, और उसके बाद में भी स्टार्ट विद द, क्योंकि उसके पहले आप 5 साल तक के बच्चे के साथ में वैसे भी पेरेंट्स को ही करना है काम. वहाँ पे दे आर नॉट गोइंग टू फॉलो एनी टेक्निक, राइट. 7 के बाद में आप उस रेपो के साथ धीरे धीरे काम करना शुरू करते हो और वहाँ पे वो इंटरवेंशन शुरू होता है. तो अर्ली इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप 2 साल के बच्चे के साथ इंटरवेंशन स्टार्ट कर दोगे. दैट्स रॉन्ग. व्हाट अबाउट लेट्स से कि बहुत बार बच्चे बिकम मोर डिस्ट्रक्टिव, दे वांट टू हिट, दे वांट टू आई डोंट नो, चीज़ों को आग लगानी है, चीज़ों को तोड़ना मोड़ना है. इसमें 2 एज ग्रुप है. आप किसके बारे में बात कर रहे हो, टॉडलर के बारे में? मैंने तो ज़्यादा मतलब अर्ली, हाँ दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं. आई हैवंट सीन टीन एग्जांपल्स, बट आई हैव सीन लाइक अर्ली वाले एग्जांपल्स व्हिच इज लाइक लेट्स से 4-5 years ऐसा. हाँ, क्यूरियस माइंड है, राइट. बहुत ज़्यादा तोड़फोड़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, इसका मतलब इमोशनली उसका जो एक्सप्रेशन है उसको वो अभी एक्सप्रेस करना नहीं आता है. वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे हमें उसको वेज देने पड़ेंगे. द वेज कुड बी, आप सिंपल, द बेस्ट वे है ड्राइंग. ठीक है, ड्राइंग का मतलब ये कभी भी नहीं है जो हम बुक्स ला के दे देते हैं. प्लेन पेपर पेन दीजिए, आप स्टार्ट करो. लेट्स स्टार्ट विद द कलर्स. कुछ फिगर्स बनाते हैं, कुछ ये करते हैं. प्रिटेंड प्ले, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. प्रिटेंड प्ले का मतलब हम सबको पता है, जैसे हम बचपन में खेलते थे, घर घर खेलते हैं, Right. तुम मम्मी बन जाओ, मैं पापा बन जाऊँ, क्योंकि वो देखते थे और हम करते थे. वो प्रिटेंड प्ले की एज है. अगर बच्चा ये रिपीटेडली कर रहा है, इसका मतलब वो अपने, उसको जो फील हो रहा है वो फील तो कर रहा है. इस समय पे उनका जो ब्रेन है वो इमोशन और फीलिंग की फैक्ट्री है, बट उनको उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता है. तो वो कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनको वो वर्ड्स नहीं पता, उन्हें पता नहीं कम्युनिकेट कैसे करना है, तो वो एग्रेशन में निकल गया. व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग टीन इयर्स, अगर ऐसा कुछ हो? टीन ईयर्स में जो आप बोल रहे हो ना, आग लगा दी, ये कर दिया, इससे मतलब मन कर रहा है बहुत डिस्ट्रक्शन करने ये का. कंडक्ट है, ये कंडक्ट डिसऑर्डर है. मतलब ऐसे जुवेनाइल डेलिक्वेंसी आपको पता है, बच्चे जो क्राइम करते हैं उसे डेलिक्वेंसी बोलते हैं. अच्छा. ठीक है, तो एक होता है बच्चों ने शरारतें की, ठीक है, मस्ती मजाक में की. एक होता है सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन, सिस्टमैटिक लाइंग बिहेवियर. पूरी प्लानिंग है, सब कुछ है. तो जब, और मुझे ये करके मेरी एक एक्साइटमेंट है, क्यूरियोसिटी है, वो बच्चे तक है, राइट. वो एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी नहीं, आई एम फीलिंग अ नेक्स्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कुछ. यस, अ काइंड ऑफ, दिस इज आर द अर्ली साइंस फॉर द एंटी सोशल पर्सनालिटी. तो ये भी देखना, ये आते हैं केसेस, और ये बहुत अर्ली एज में होते हैं. रेयर होता है, ऐसा नहीं है हर बच्चे में होता है, रेयर होता है, लेकिन ये भी होता है. तो वो कंडक्ट डिसऑर्डर है, जहाँ बच्चा, आपने सारे बिहेवियरल इंटरवेंशन कर लिया, आपने प्यार से, डांट से, साइकोलॉजिस्ट के साथ में भी, लेकिन वो बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा है, वो डिसऑर्डर की कैटेगरी में आएगा. तो बिहेवियरल इश्यूज में और डिसऑर्डर में बहुत गॉट इट, डिफरेंस बहुत लंबी जर्नी है वो, राइट. आई हैव ऑल्सो सीन जैसे कि अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द अर्ली 3 to 6 years ऐसा वाला एज. बच्चे बहुत स्टोरीज बनाते हैं ना, दे आर वेरी क्रिएटिव एंड सो ऑन सो फोर्थ. आई हैव सीन दैट डिफरेंट चिल्ड्रन क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज. कहीं कहीं पे आई हैव सीन दैट चिल्ड्रन वांट टू क्रिएट वेरी डिस्ट्रक्टिव स्टोरीज, कि ये बिल्डिंग गिर गई एंड ये हो गया, वो हो गया, ऐसा. एट सम अदर प्लेसेस आई हैव सीन कि वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज बनाना चाहते हैं, व्हिच इज मोर वेरी अवे फ्रॉम व्हाट दे आर सीइंग अराउंड. तो उससे कोई पैटर्न निकलता है क्या, वो किस तरीके की स्टोरी टेलिंग करते हैं?
इमेजनरी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है. आप स्टोरी में हमेशा देखो एंड कैसा हो रहा है. बिल्डिंग गिराना चाहते हैं, ये होते हैं, एंड क्या हो रहा है. तो कई बच्चे हैं, कई बच्चों को आपने देखा होगा, कोई टॉय लाके दोगे वो पूरा तोड़ेंगे, फिर वो खुद बनाएंगे. राइट. उन्हें अपना फॉर्मेशन देखना, उनकी क्रिएटिविटी एक नेक्स्ट लेवल पे. क्रिएटिव माइंड इज़ वेरी एक्टिव, राइट. इमेजनरी पावर इज़ वेरी एक्टिव. तो समवेयर यू विल फील यार ये तो कभी सुना भी नहीं, देखा भी नहीं आ रहा है. इट्स मीन योर चाइल्ड इज़ एक्चुअली क्रिएटिव माइंड. आप उस पार्ट पे कवर करो. ठीक है. Got it. So there's nothing to worry. वो किधर ही नथिंग side टू हो. वरी, नथिंग Got टू it. वरी. इस एज में तो बिल्कुल भी नहीं. ये आपके लिए कंसर्न कब बनना शुरू होता है? 10, 11, 12 साल की एज में. मैं 10, 11, 12 इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब अगर आप देखो तो हार्मोनल चेंजेस थोड़े से प्रीपोन्ड हो गए हैं. Right. एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो चेंजेस हम पहले 13, 14 में देखते थे, अब आपको वो चीज़ें 10, 11 से शुरू हो जाती है. तो व्हाट आई एम गैदरिंग इज कि अगर मतलब क्रिएटिव माइंड है वगैरह वगैरह, until unless it reaches manipulation, it reaches personal satisfaction by some other किसी और का loss, तब तक it is all right. इमोशनल लेवल पे जब वो आने लग जाए कि उसे वो एम्पैथी फील नहीं हो रही है, सिंपैथी फील नहीं हो रही है, वो वहाँ पे कंसर्न है. Got it. जैसे बच्चे जब करते हैं, बच्चों को क्यों डर लगता है? मम्मी पापा को बोलेंगे तो उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स की सोशल उस पर मम्मी को बोलेंगे, मम्मी मुझ पे गुस्सा करेंगी, अच्छा मम्मा आप रो मत, मम्मा आप परेशान मत हो. दैट अटैचमेंट, राइट? अगर बच्चों को ये फील नहीं हो रहा है, Empathy नहीं है basically, that's a big Exactly. concern. वहाँ पे दिक्कत है. वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि इज इट समथिंग विच कुड लीड टू अ फ्यूचर साइकोपैथ, सोशियोपैथ. Wow. वो हमें देखना पड़ता है. But that's a good marker. मतलब ये Yes. तो अच्छा नॉर्थ स्टार गोल हाँ, है to look at. What is your point of view on hitting the child or disciplining the child? How do you discipline the child? Hitting, totally no. So I am that one practitioner who simply say कि अगर आपको हिट करना है तो फिर प्लीज़ मेरे पास मत आना. ठीक है, ये इन अ वे मेरे कंसेंट फॉर्म में होता है फॉर सर्टेन ग्रुप. डिसिप्लिनिंग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आई इवन डोंट अप्रिशिएट कि मैम हम तो बहुत ओपन हैं, वी टॉक अबाउट दिस एंड दैट. नो, डिसिप्लिन का मतलब कभी भी ये नहीं है कि आप बच्चे को हिट करोगे या आप बच्चे के साथ ऊंची आवाज़ में बात करोगे. आप स्ट्रिक्ट होगे, आप क्लियर टोन में बात Assertive होगे, आप करोगे, clearly बताओगे. असर्टिव होगे और बच्चे को क्लियर इंस्ट्रक्शन दोगे. आप नॉन वर्बल क्यूज यूज़ कर सकते हो. Right. कि बच्चे में वो इतना समझ में आना चाहिए कि अगर मैं सिलेक्टिव म्यूटिज्म पे जा रही हूँ, दैट इज़ अ वे कि मुझे चिल्लाना नहीं है, मुझे कुछ नहीं शो करना है, मैं बस उस 10 मिनट के लिए बात नहीं करूँगी. इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है. 10 मिनट आई एम नॉट अवेलेबल फॉर एनीथिंग. चाहे वो कितना भी क्लिंगी हो रहा है, चाहे वो कितना भी रो रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं. 10 मिनट से ज़्यादा फिर वो अवॉइडेंस है. Got it. फिर वो अब्यूज़ की कैटेगरी में आ जाएगा कि बच्चे ने नेगलेक्ट फील किया, राइट? तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको कैसे लेते हुए जाना. तो डिसिप्लिन इज़ एक्चुअली इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्लियर इंस्ट्रक्शन दो. दूसरी बात, दोनों पेरेंट्स को या दोनों पेरेंट्स या घर में जितने भी फैमिली मेम्बर हैं उन सबको प्लीज़ एक ही टेबल पे रहना है. एक टेबल पे इन द सेंस ऐसा नहीं कि मैं कुछ बोल रही बहुत हूँ, मुश्किल होता है वो. फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स कुछ और Correct, बोल रहे हैं, हाँ. तो फिर ना वहाँ पे बच्चा सीख जाता है. वो पहला सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन कि Correct, अरे मुझे हाँ. काम निकलवाना है. तो ये तो हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, सर्वाइवल मोड तो हम सब लेके आते हैं, वो निकाल लेगा. तो जो इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, जो रूल्स आप बना रहे हो, वो सबकी तरफ से एक जैसे आने चाहिए. Which is और very tough to do. सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप उसको सिखाना चाह रहे हो, पहले आप वो खुद फॉलो करो. रोल मॉडलिंग. अगर आप स्क्रीन यूज़ कर रहे हो, आपका चलो काम है, आप बच्चे के सामने बैठ के 12 घंटे लैपटॉप पे बैठे हो, देन यू कैन नॉट आस्क देम कि डोंट यूज़ द स्क्रीन. बच्चा आपको बोलेगा मम्मा आप भी तो यही कर रहे थे, राइट? तो प्रीच व्हाट यू टीच. Yeah. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. In fact, I have seen my daughter get like so interested in my laptop. अभी तो उसको कुछ भी नहीं आता और मैं घर पे काम नहीं करती हूँ till she is awake. बट उसने जो भी मेरे को देखा है, आई हैड टू गेट हर दैट मिनी बस टिक 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 करने वाला. तो अगर मुझे कभी जरूरत पड़ती है तो मैं उसको भी देती हूँ. कि अभी सो दैट हैपन, मतलब वो आपके रोल को कॉपी करेंगे. हाउ यू आर बिहेविंग इन द किचन, हाउ यू आर टॉकिंग टू समवन, उनके लिए सिंपल है. रोल मॉडलिंग, प्रिटेंड प्ले, सब कुछ काम कर रहा है. तो वो डिसिप्लिन करने का सिंपल तरीका है, आप खुद के अंदर वो करना शुरू कर दो, रोल मॉडलिंग शुरू करवा दो, डिसिप्लिन हो जाएगा. राइट.
आई थिंक ना, सी वट एवर माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, जितना आई हैव सीन कि एनी टाइम अगर किसी भी पेरेंट ने हिट किया है वगैरह वगैरह ना, इट इज़ अ लॉट ऑफ उनका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है वो जो निकल रहा होता है. इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द चाइल्ड, इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद कि मैं बच्चे के लिए कर रही हूँ, उसको डांटो नहीं तो वो डरेगा किससे एंड सो ऑन. इट इज़ नन ऑफ दैट. आप फ्रस्ट्रेट हो गए, यू कुडंट कंट्रोल इट एंड यू बेसिकली टुक इट आउट ऑन द चाइल्ड. एज आई सेड कि आपके फिक्सेशन है, पहले आपको उस पर काम करने की Right. ज़रूरत है, क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट इससे भी हो गए हो कि अरे मुझसे परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं हो पाई, अच्छा मुझसे ये भी काम नहीं हो पाया, अच्छा मैं इसमें फेल हो गई, या फिर मैं परफेक्शनिस्ट हूँ तो मुझे एंजाइटी हो रही है व्हेन माय चाइल्ड इज़ नॉट बीइंग परफेक्ट. या तो पेरेंटिंग इज़ नेवर अबाउट द परफेक्टिंग. परफेक्शन भूल जाओ. और परफेक्शन तो आई डोंट थिंक, मतलब देर आर मैनी पीपल हु आर लाइक दैट. आई बिलीव जितने आप गलतियाँ करोगे उतना स्कोप है लर्निंग का. राइट. जिस दिन आप परफेक्ट हो गए उस दिन तो लर्निंग खत्म हो गई ना सर. फिर तो आपको सब कुछ आ चुका है. फिर मुझ में और गॉड में शायद कोई डिफरेंस नहीं बचा. तो लाइफ है, जर्नी है, लर्निंग है, उसे वैसे चलने दो, फ्लो में चलने दो, ट्रायल एंड एरर के साथ. आप कोई क्लोजिंग थॉट्स देना चाहते हो हमारे ऑडियंस को? Closing thoughts is the same. Your child is the best teacher. ठीक है, you don't need to go for any parenting coaching और parenting classes. आप सिर्फ अपने बच्चे को एक बार प्यार से देखो, उसके लेवल पे देखो. That is one lesson where you can learn everything about the parenting and about that specific child. तो उसे प्रोजेक्ट मत बनाओ, ग्राउंड लेवल पे जाओ, थोड़ा सा नीचे बैठ के आंखों में आंखें डाल के बातें करो. बहुत कुछ सीख जाओगे, बाहर से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. और अगर लगता है कि नहीं आ रहा है वहाँ पे समझ में, दैन डेफिनेटली तब प्रोफेशनल हेल्प के लिए जाओ. वी हैड लाइक एन अमेजिंग सेशन. थैंक्स अ लॉट डॉक्टर श्वेता फॉर इट. इतनी सारी बातें हम कर सकते थे. वी हैव टच्ड अपॉन अ लॉट ऑफ टॉपिक्स, पर इतना कुछ है कवर करने को. अंडरस्टैंडिंग द टीन्स, अंडरस्टैंडिंग उनकी बात की जर्नी. होपफुली वी विल बी एबल टू गेट back with those kind of conversations also, but hope you enjoyed. As new parents हम काफ़ी struggle करते हैं on struggle नहीं करते हैं, I think हम बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं होता है कि right क्या है, wrong क्या है, क्योंकि right wrong है भी नहीं, मतलब it's such a large gray area. But please go through the episode. I hope it was helpful. Share it with new parents, your friends and family, and please do like, share and subscribe.